स्टार्ट करेंगे। आवाज आ रही है ना सबके पास? वीडियो क्लियर है ना? एक बार देख लीजिएगा, चेक कीजिएगा अपना इंटरनेट कनेक्शन, अगर कोई दिक्कत हो तो। आगे चलेंगे। मैंने स्टार्ट किया था फोटो केमिस्ट्री को, स्टार्ट किया था आपकी यूनिट 4। प्रकाश रसायन, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग इसकी कर दी थी। अब मैंने कहा था आपको कि मैं अब करूंगी रासायनिक अभिक्रिया। स्टार्टिंग का पेज आपके पास पहुंच ही गया होगा, ना पहुंचा हो तो आज पहुंच जाएगा आप लोगों के पास। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। एक्चुअली में ये 2 टाइप्स की होती हैं कि कोई भी अभिक्रिया किस प्रकार कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो सकती है, यानी कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं किसी अभिक्रिया को कंप्लीट करने के। उस अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है आपका ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया। ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया। और दूसरा है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। समझना अच्छे से मेरी बात, मैं क्या कह रही हूं आपसे। इसके बारे में इन्हें डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शंस। ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? डार्क रिएक्शंस। और ये कहलाती है बच्चों लाइट रिएक्शंस, प्रकाश में होंगी। आपको आराम से स्पष्ट होगा कि ये अभिक्रियाएं अंधेरे में संपन्न होंगी। अंधेरे में संपन्न होती हैं ये अभिक्रियाएं, जबकि लिख तो दिया सेकेंड ईयर नहीं, 10 से 11, 11 से 12 लगेगी। और ये किसमें? ये प्रकाश की उपस्थिति में होंगी संपन्न। समझना मेरी बात। मैंने क्या कहा आपसे? 2 अभिक्रियाएं हैं। पहली है ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया और दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। दोनों में अंतर सबसे पहला कौन सा है? ये डार्क रिएक्शन कहलाती है और ये लाइट में होती हैं रिएक्शंस, जो प्रकाश की उपस्थिति में होंगी। डार्क रिएक्शंस, ध्यान समझना, डार्क रिएक्शंस क्या, ये तो अंधेरे में संपन्न होंगी और ये किसमें होंगी? प्रकाश में संपन्न होंगी। अब समझना मेरी बात, ये अभिक्रियाएं कैसे होंगी? आपने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जितनी भी प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, वो सब की सब ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रियाएं हैं। सारी की सारी अभिक्रियाएं डार्क रिएक्शन है, जबकि ये वाली अभिक्रियाएं अब आप फोटो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। ध्यान रखना मेरी ये बात कि मेरा फोटो केमिस्ट्री पढ़ाने का मतलब अब समझे आप क्या है? कौन सी प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ाऊंगी मैं आपको? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए और उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जरा मुझे ये बताओ कि इन अभिक्रियाएं, ये वाली अभिक्रियाएं कैसे संपन्न मानी जाएंगी? इन अभिक्रियाओं को आप कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? ये अभिक्रियाएं कैसे होंगी? क्या क्या स्टेप्स होंगे इन अभिक्रियाओं के? तो इसके लिए तो बड़ा ही सिंपल है। कोई भी अभिक्रिया हो, मैंने कल भी बात की थी, 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है। पहला तो अभिकारक होने चाहिए, दूसरे नंबर पर ये सक्रियण होना चाहिए, स्टार वाली पोजीशन होनी चाहिए, और थर्ड नंबर पर प्रोडक्ट बनने चाहिए। समझ में आया मेरा कहने का मतलब? समझना मैंने क्या कहा। तो फिर केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत आपने जो अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, आप बता सकते हो कि ये अभिक्रियाएं कैसे संपन्न होती थी? कि मैडम अब एक बात बताओ, इनको यहां तक जाने के लिए कुछ तो चाहिए। ये एनर्जी चाहिए, एनर्जी। ये एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है? इन अभिकारक अणुओं के परस्पर टक्कर से। किससे? परस्पर टक्कर से होती है आवश्यक। यानी कि अगर परस्पर टक्कर होगी तो ये अभिक्रियाएं संपन्न होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। अब ये ध्यान रखना, टक्कर के बाद इन अभिक्रियाओं का सक्रिय होना अनिवार्य है।
अभिकारक अणुओं का सक्रिय होना अनिवार्य है। तीसरा, प्रोडक्ट में परिवर्तित तो हर चीज होती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब समझना मेरी बात, यहां इस वाली अभिक्रिया में टेम्परेचर इफेक्ट करता है अभिक्रिया को। ध्यान होगा, आपने ताप गुणांक पढ़ा होगा। किसी भी ताप गुणांक क्या होता था? ताप गुणांक किसी भी अभिक्रिया के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, अगर हम उस किसी टेम्परेचर को, किसी अभिक्रिया के, किसी अभिकारक के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दें तो उस अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। 2 से 3 गुना, यानी कि जितना टेम्परेचर होगा उतनी ही टक्करें होंगी, और जितनी टक्करें होंगी उतने ही सक्रिय अणु बनेंगे, और जितने सक्रिय अणु बनेंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोडक्ट का निर्माण होगा। समझ गए? यानी कि अगर हम इन डार्क रिएक्शंस की बात करें तो क्या क्या पॉइंट है? सबसे पहली बात तो ये अंधेरे में संपन्न होती हैं। सही कह रही हो मैडम? इन्हें डार्क रिएक्शन कहते हैं, बिल्कुल सही है। इन अभिक्रियाओं को करवाने के लिए टक्करों का होना अनिवार्य है, बिल्कुल है। जितनी ज्यादा टक्करें होंगी उतने ज्यादा उत्पाद बनेंगे। इस अभिक्रिया के अंतर्गत अणुओं का सक्रियण अनिवार्य है, एक्टिवेशन अनिवार्य है। तो इस तरीके से ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया के नाम से जानी जाती हैं, यानी कि जिन्हें क्या कह देते हो आप? डार्क रिएक्शंस कह देते हैं। अब ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल अपोजिट रहेगा। ये कैसी होती है डार्क में? तो ये लाइट में होंगी, यानी कि इनको प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न करवाया जाएगा। इसके अंदर हम फोटोकेमिस्ट्री की रिएक्शंस पढ़ेंगे, जितनी भी फोटोकेमिस्ट्री की रिएक्शंस है वो सारी पढ़ी जाएंगी। और क्या? और बच्चों ये इसमें क्या था? इसमें टक्करें होना जरूरी है, जबकि इसके अंदर कोई भी अभिकारक प्रकाश का अवशोषण करके सक्रिय हो जाता है, यानी कि यहाँ टक्कर नहीं, यहाँ प्रकाश का अवशोषण होगा। अरे जब प्रकाश है तो ताप से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ ताप कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ ताप गुणांक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ ताप गुणांक बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है ऐसी अभिक्रियाओं पर। ऐसी अभिक्रियाओं पर ताप गुणांक का क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया का एग्जाम्पल याद रख लेना बस। N2 प्लस 3H2 2NH3 बनता है। इसमें तो कोई भी रिएक्शन दे दो, कोई सी भी, जो आप केमिकल काइनेटिक्स के अंदर यूनिट 5th में फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए हो, उसमें से कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हैं। जबकि इसके अंतर्गत अभी आप पढ़ेंगे, अभी तो उसको पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है मुझे। H2 प्लस Br2 2HBr बनेगा। यहाँ HNu एनर्जी का अवशोषण करेगा। अब HNu क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा अगला टॉपिक ही इसके बारे में है कि ये क्या है। पहले तो मुझे बताओ, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इन दोनों में आप डिफरेंस समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? कुछ नहीं आ रहा है मतलब? कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा? वीडियो क्लियर नहीं दिख रही और अटक रही है। कौन है ये? अंकित? अच्छा, देखना एक बार में तो समझते ही नहीं हो आप, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है आपका। देखना, हाँ वीडियो अटक जाती। देखना, ध्यान से समझना मेरी बात। इसमें ऐसे है नहीं, आप लोग वैसे इसको इतना बड़ा हुआ बना रहे हो, है कुछ भी नहीं है। जितना सिंपल है उतना ही जितना साधारण इसका नाम। अरे चैप्टर ही इतना सिंपल है, इतना चैप्टर इतना सिंपल है कि आपके इसमें से पूरे पूरे नंबर आएंगे। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये गारंटी है मेरी। बस इसको थोड़ा सा आपको इसको बस समझना पड़ेगा कि कह क्या रहा है, मतलब वर्ड का मीन क्या है। वर्ड का मीन आ गया तो आप कितना भी चाहे उतना लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये थ्योरेटिकल रहेगी। अगर जो बच्चे जिनको मैथमेटिकल से प्रॉब्लम है ना, मैथमेटिक्स से, उनको जो यूनिट पास करवाती है ना, वो फोटो केमिस्ट्री पास करवाएगी फिजिकल केमिस्ट्री में, तो ध्यान रखना ये वाली चीज। इसीलिए मैंने ये वाली यूनिट स्टार्ट की है। चाहती तो मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर सकती थी, पर मैंने नहीं करी, क्योंकि मैं पहले इसको खत्म करवाऊंगी। देखना, अरे ये ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया क्या है, इसको ऐसे याद मत रखो, ज्यादा दिक्कत आ रही है तो।
इसको डार्क रिएक्शन के नाम से याद रखो। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिससे प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं होगी, अंधेरे में संपन्न होंगी, ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाएंगी? ऐसी अभिक्रियाएं बच्चों कहलाएंगी कौन सी? डार्क रिएक्शंस कहलाएंगी, यानी कि ऊष्मा। अरे जिनमें ऊष्मा का नाम आ रहा है, और जिनमें ऊष्मा का नाम आ रहा है इसका मतलब आप डायरेक्ट टेम्परेचर से कनेक्ट कर रहे हो। और टेम्परेचर को तो अंधेरे में भी दिया जा सकता है, जला दो किसी चीज को, टेम्परेचर को दिया जाएगा। प्रकाश वो होता है जो सूर्य से आ रहा है, और ताप वो चीज है जिससे हम किसी भी चीज को क्लियर आ रहा है। ये देखो, ये मेरे फोन में चल रही है, जरा इसको देखना क्वालिटी को इसकी को, कि 12 बजे के बाद आप पूरा नेट ही खा जाते हो बातें करने में, रात को पढ़ाई वढ़ाई के लिए नहीं बचाते। देखो बच्चों, मजाक नहीं है, सच में नहीं दिखाई दे रहा है, या आप लोग सिर्फ मजे लेने के लिए कि आप क्लास को आप रुकवाना चाहते हो? मेरे फोन में बहुत अच्छे से चल पा रही है वीडियो। चलिए देखना एक बार वापस से, एक बार अपना नेट कनेक्शन चेक करो। आप जहां बैठे हो वहां से थोड़ा बाहर आ जाओ, हो सकता है रूम में नेटवर्क नहीं आ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। अब देखना, मेरी बात समझना एक बार। डार्क रिएक्शंस और लाइट रिएक्शंस में डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये तो अंधेरे में होंगी और वो प्रकाश की उपस्थिति में होंगी। इनके लिए, क्योंकि ये अभिक्रियाएं केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी से रिलेटेड है, इट मींस ध्यान रखना इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए टक्करें होना अनिवार्य रहेगा। क्या अनिवार्य रहेगा? यानी कि यहाँ पे जब भी टक्कर होगी अणुओं की, तब तब जाके यहाँ पे कौन बनेंगे? सक्रिय अणु बनेंगे, और वही सक्रिय अणु किसमें चेंज होंगे? उत्पादों में परिवर्तित होंगे। तो ये वाली चीजें सारी की सारी आप देखना बिल्कुल केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है, आपको कुछ नहीं करना है। ये दोनों अभिक्रियाओं में डिफरेंस पूछेगा, एक याद कर लेना, दूसरा ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे ताप गुणांक का प्रभाव पड़ता है, जबकि यहाँ ताप गुणांक का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे सक्रियण के लिए टक्करें अनिवार्य है, यहाँ पे सक्रियण के लिए टक्करें नहीं, जबकि प्रकाश का अवशोषण करना पड़ेगा अभिकारक अणुओं के द्वारा। ये डिफरेंस रहता है डार्क रिएक्शंस और कौन सी रिएक्शंस के बीच? लाइट रिएक्शन। डिफरेंस याद रखिए, और डेफिनेशन तो बताइए। वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती हैं, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रियाएं, जबकि इसके विपरीत वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनको प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब बताओ, आया या नहीं आया समझ में? आ गया समझ में यहां तक? अब आगे चलेंगे। 3-4 टॉपिक हैं इसमें, मैं आपको लिख दूं यहाँ पे इस 3-4 टॉपिकों को इस यूनिट के, जो आपको पढ़ने हैं। बड़े ही सिंपल सिंपल से टॉपिक है, अभी पढ़ोगे तो इसमें तो और मजा आने वाला है। देखो, बड़े बड़े सिंपल सिंपल से टॉपिक है। अभी पहला क्या पढ़ा आपने? पहला तो इसकी पढ़ा कंसेप्ट, ठीक है। अवधारणाएं क्या थी? अवधारणाओं में आपने पढ़ा कि कोई भी सब्सटेंस है, उसको आपने लाइट दी, और लाइट दी तो इसके द्वारा जो अवशोषित प्रकाश की मात्रा होगी, उसका अध्ययन हम जिसके अंदर करते हैं वो क्या कहलाता है? फोटोकेमिस्ट्री। ये कंसेप्ट था। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया? अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आप पढ़ चुके, इसमें से क्वेश्चन मिलेगा या तो।
या फिर इसका सेकंड टॉपिक है प्रकाश रसायन के नियम है, प्रकाश रसायन के नियम। थर्ड नंबर पे जेवलॉन्स्की डायग्राम। फोर्थ नंबर पर क्वांटम यील्ड। और फिफ्थ नंबर पर एक टॉपिक और बचा है, संवहन अभिक्रियाएं। बस ये तो इस यूनिट का ये डिस्क्रिप्शन है। ये टॉपिक हम कर चुके, ये कर चुके। अब प्रकाश रसायन के नियम की ओर चलेंगे। आपको इन दोनों में से क्वेश्चन मिल जाएगा। ये तीन जो है ना, जेवलॉन्स्की, क्या समझा दो दोबारा? क्या समझाना है दोबारा? क्या है, क्या दिक्कत आ रही है गौरव? क्या नहीं समझ में आया पहले तो मुझे ये बताओ, कहां दिक्कत आ रही है ये बताओ। क्या नहीं समझ में आया? क्या? हाँ तो क्या समझाऊं दोबारा, ये तो बताओ क्या नहीं समझ में आया, बताओ तो। अरे डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के भी डिफरेंस ही तो पढ़ना है। क्या है इसमें? डार्क रिएक्शन क्या होंगी? जो प्रकाश की, अब ध्यान समझ लेना, कोई भी स्टूडेंट हो, तीन तीन बार रिपीट करवाते हो। जो क्या होंगी, प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होंगी, कौन सी कहलाएंगी? डार्क रिएक्शन कहलाएंगी। और जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होंगी वो कौन सी कहलाएंगी? लाइट रिएक्शंस कहलाएंगी। कौन सी? लाइट रिएक्शंस कहलाएंगी। अब डार्क रिएक्शन कब संभव होंगी? कब संभव होंगी? जब टक्करें होंगी, यानी कि डार्क रिएक्शनों में टक्करों का होना अनिवार्य है, जबकि लाइट रिएक्शंस में टक्कर नहीं चाहिए, केवल प्रकाश का अवशोषण होता है। डार्क रिएक्शन के अंतर्गत ताप की आवश्यकता नहीं होती, जबकि लाइट रिएक्शंस के अंतर्गत, सॉरी, डार्क रिएक्शन के अंतर्गत ताप की आवश्यकता होती है, लेकिन लाइट रिएक्शन के अंतर्गत केवल प्रकाश की आवश्यकता होती है, ताप की नहीं। और क्या है? और क्या है? डार्क रिएक्शन के अंतर्गत ताप के द्वारा डार्क रिएक्शंस प्रभावित होती हैं, जबकि 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 लाइट रिएक्शंस के अंतर्गत ताप गुणांक कोई प्रभावित नहीं होता है। यही तो कराया है केमिकल काइनेटिक्स और फोटोकेमिस्ट्री के बीच। अभी तो मैंने डिफरेंस ही बताया है, बस यही तो है, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन। बाकी नोट्स में लिखा हुआ है, एक बार रीडिंग लगा लेना। रीडिंग लगाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है इसका मतलब। ध्यान रखना, ये केवल और केवल समझने पर डिपेंडेंट है ये यूनिट। ये जो आप फालतू के मजाक मस्ती या फिर इसमें रहते हो ना, ये मत किया करो। समझ में आया? तो मैं क्या कह रही हूँ आपसे, अब आगे गौरव समझ में? अब सुना या नहीं? जल्दी, फिर मैं आगे चलूं गौरव। चलो ठीक है, मैं मान रही हूं आ गया समझ में। अब चलते हैं इसके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, प्रकाश रसायन के नियम। आपको मैंने सॉल्यूशन करा दी ना, तो जरा देखना पेपर में कहां से क्वेश्चन आया है। एक आया है, परासरण दाब क्या होता है, यूनिट 5 बता रही हूं। परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब के नियम लिखिए, परासरण दाब के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए जिससे परासरण दाब का निर्धारण किया जा सके। इसमें क्या है, ये तो बहुत सरल है। और है आदर्श व अनादर्श विलयन, सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक और असामान्य अणुभार, यानी कि बॉन्ड ऑफ गुणांक पूछा है इसने 2.5 नंबर में। तो 2.5 नंबर में पूरा आएगा, संयोजन भी और वियोजन भी। कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं भी किसी भी प्रकार की, सरल है बहुत। अब देखना, प्रकाश रसायन के नियम में पहला नियम देखिएगा जिसका नाम है ग्रोथस ड्रेपर का नियम। बहुत आराम से समझेंगे, कोई हाय हाय नहीं करनी, बहुत आराम से एक एक चीज को कंसेप्चुअल के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट ये यूनिट ऐसी है जो आपको साथ के साथ याद हो जानी चाहिए कि मैडम इसको तो आप कहीं से अभी पेपर ले लो मेरा, अभी की अभी मैं इसको सही करने के लिए तैयार हूं, इतना सिंपल है ये। इसको एक्चुअली मैं अभी बताती हूँ, मैं इसको गुणात्मक नियम भी कहते हैं प्रकाश रसायन का।
कौन सा नियम कहते हैं? गुणात्मक नियम। बिल्कुल सेम टू सेम फोटोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट पर चलिए, वही ये नियम है ग्रोथस ड्रेपर का नियम। बड़ा ही सिंपल है। ग्रोथस ड्रेपर साइंटिस्ट है तो इन्होंने दिया होगा कि ग्रोथस और ड्रेपर ने प्रकाश रसायन के नियम को, इसको प्रकाश रसायन का प्रथम नियम भी कहते हैं। अब ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूं। मैंने आपको फोटोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट में क्या समझाया कि कोई सब्सटेंस है ऐसे, ठीक है, आपने इसको लाइट दी, प्रकाश जो होगा वो इस सब्सटेंस से या तो टकरा के परावर्तित हो जाएगा इस तरीके से, या इससे गुजरकर पारगमित हो जाएगा, यानी कि इसे क्रॉस कर जाएगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा, या इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। ऐसे तीन तरीके से तो होता है। मैंने आपको क्या बताया, फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है कि अवशोषित प्रकाश का अध्ययन जो इस सब्सटेंस के द्वारा किया गया है, इस अवशोषित प्रकाश का अध्ययन जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हो उसे फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये चीज समझ में आई? तो ग्रोथस और ड्रेपर ने सेम यही कहा कि किसी भी अभिक्रिया का रासायनिक परिवर्तन बड़ा ही सिंपल और सरल है, बहुत सिंपल है। किसी भी अभिक्रिया का रासायनिक परिवर्तन केवल और केवल उस पदार्थ के द्वारा अवशोषित प्रकाश पर निर्भर करता है, अवशोषित प्रकाश पर निर्भर करता है, ना कि पारगमित और परावर्तित प्रकाश पर। ये ग्रोथस का ड्रेपर का नियम है। बड़ा ही सिंपल है। ग्रोथस ड्रेपर ने कहा कि किसी भी अभिक्रिया का रासायनिक परिवर्तन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन जो होते हैं, यानी कि अगर अभिकारक और उत्पाद परिवर्तित होंगे तो वो केवल और केवल उसका परिवर्तन निर्भर करेगा उस पदार्थ के द्वारा या उस अभिकारक अणुओं के द्वारा अवशोषित प्रकाश पर निर्भर करेगा, ना कि ये जो चले गए इन पर, ना ये जो बाहर निकल गया इन पर। यह नियम ग्रोथस ड्रेपर का नियम कहलाया। ये तो उन्होंने बता दिया कि अवशोषित प्रकाश जो है वो उस पर निर्भर करता है, ठीक है, लेकिन कितना करता है और क्या करता है इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। इसीलिए ये मात्रा की व्याख्या ना कर पाने की वजह से इसे क्या कहा गया, गुणात्मक नियम भी कहा गया प्रकाश रसायन का, कि इसे गुणात्मक नियम भी कहते हैं। इसे कहते हैं ग्रोथस ड्रेपर का नियम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ये दोनों नियम। मैंने तो अक्सर कर पेपरों में बहुत देखा है इस इंपॉर्टेंट को। इसके अंदर 4-5 ही टॉपिक और 4-5 टॉपिक, चारों की चारों पांचों इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेकंड पार्ट भले इस यूनिट का आप करो चाहे मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चैप्टर आपको आना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब टिप ऑफ टंग पे रखने, मतलब जैसे उंगलियों पे याद होना चाहिए कि अच्छा ये था, इसमें ये था, ये नियम है, इस नियम का मतलब ये है, ये वाला नियम इसको बताता है, ये वाला नियम इसको बताता है। बस ये वाली चीज आपको पता होगी। जैवलॉन्स की डायग्राम में आपको डायग्राम पता होना चाहिए। मेरी गारंटी, आप पूरा का पूरा एग्जैक्ट जैसा लिख रहा है वैसा की वैसा लिख के आ जाएंगे पेपर में। बड़ा ही सिंपल और सरल रहेगा, ये सब कुछ ध्यान रखना। क्या कहा मैंने ग्रोथस ड्रेपर में, एक बार और देखो कि ग्रोथस ड्रेपर के अंतर्गत ग्रोथस ड्रेपर ने कहा कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो ना तो ये जो इधर उधर चली गई लाइन, ना तो इस पर निर्भर करता है, ना इसको क्रॉस कर गई, ना इस पर निर्भर करता है, केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, इस पदार्थ के द्वारा अवशोषित मात्रा पर निर्भर करता है। मात्रा नहीं, सॉरी, केवल इस पदार्थ के अवशोषण पर निर्भर करता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया, क्योंकि केवल अवशोषण पर निर्भर करता है, मात्रा नहीं बताई कितना अवशोषित करेगा, इसलिए इसे गुणात्मक नियम भी कहा गया। ये कहलाया ग्रोथस ड्रेपर का नियम। लिखा कॉपी के अंदर सब है, नोट्स में सब लिख रहा है। अब मुझे बताओ ये नियम समझ में आया नहीं आया, तब तो ये आ जाएगा, तब तो दूसरा समझ में आएगा, नहीं तो ये भी जाएगा और वो भी जाएगा। अगर नहीं आया हो तो दोबारा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वैसे तो आपको याद हो ही गया होगा ये साथ की साथ। अब बताओ मुझे आया कि नहीं आया। चले आगे फिर, मैं मान लू आ गया, ठीक है।
अगला देखिए, दो ही नियम आ गया। चलिए, स्टार्क आइंस्टीन का नियम या इसको रासायनिक तुल्यता का नियम भी कहते हैं। हाँ, ध्यान रखना, मेरे नोट्स के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा हो रखा है, उसे रहने दीजिएगा। जो आपका ग्रोथस डेफर के अंदर है, मैंने एक डेरिवेशन कर रखा है छोटा सा, वो सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही है, वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। वो किसी जिस स्टूडेंट को मैं पढ़ा रही थी उसने मुझसे पूछा था, तो मैंने उसको करके दिखा दिया था कि ये ऐसा होता है। केवल ग्रोथस ड्रेपर के नियम के अंदर बात कर रही हूँ। स्टार्क आइंस्टीन नियम को देखना, रासायनिक तुल्यता का नियम, ये नियम मात्रात्मक नियम कहलाया। यानी कि कितनी मात्रा का मतलब कितना। ग्रोथस ड्रेपर की कमियां क्या थी? कमियां ये थी कि ये इसने तो ये बता दिया कि पदार्थ के द्वारा कोई भी प्रकाश जो अवशोषित किया जाएगा हम उसकी व्याख्या कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना और कैसा। इस कितना और कैसा का सवाल का जवाब देने के लिए स्टार्क और आइंस्टीन ने इसका जवाब दिया। ये स्टार्क और आइंस्टीन दोनों ने मिलकर कहा कि ठीक है, ग्रोथस और ड्रेपर ठीक कह रहे हैं, इसने कुछ गलत नहीं कहा है, ये कोई सब्सटेंस है। यहां से मैं इसको लाइट दे रही हूं बच्चों, ऐसे लाइट, ठीक है। ग्रोथस ड्रेपर ने कहा कि ये जो अभिक्रिया का परिवर्तन है, यानी कि कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित केवल और केवल इस शर्त पर निर्भर करते हैं कि पदार्थ के द्वारा अवशोषित प्रकाश कितना है। जो अवशोषित प्रकाश है मतलब उसके बारे में अध्ययन की, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना प्रकाश अवशोषित। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने 5 अणु अभिकारक के लिए और पांचों की पांचों उत्पाद में परिवर्तित हो जाए? क्या ऐसा कभी जिंदगी में देखा है आपने? चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे फिर वो फोटोकेमिस्ट्री, दोनों में ही जितने अभिकारक होते हैं उतने क्या नहीं करते, उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते। उसके अंदर तो उसने ये कहा था डार्क रिएक्शन के अंतर्गत, थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स याद कर लो, क्योंकि यहाँ पे पूरे में केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करती हूँ बार बार, कि उसमें कहा था कि सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। कोई गलत नहीं कहा, सही तो कहा उन्होंने, क्या गलत कह दिया? तो अब देखना, स्टार्क आइंस्टीन ने कहा कि क्या आवश्यक है कि 5 अणु प्रकाश का अवशोषण करें, प्रकाश का अवशोषण करें और पांचों की पांचों किसमें परिवर्तित हो जाएं? उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। ऐसा तो संभव ही नहीं है, यानी कि ये अधूरी जानकारी है। यानी कि ग्रोथस ड्रेपर ने अभी अधूरी जानकारी दी है, इसको पूरा भी तो करना है। तो इन्होंने कहा, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप एग्जाम पेपर में बैठे हो, 5 यूनिट के अंदर आपको पता है कि मुझे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, घर से रट रटू के जाओगे, हाँ ठीक है, पांचों की पांचों में अटेम्प्ट कर लूंगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है। लेकिन जैसे रिजल्ट देखते हो स्टूडेंट्स, तो आप देखते हो 34 नंबर के में से आपके 15 नंबर बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। अब आपका दिमाग घुमा, किया तो मैंने पूरा, लेकिन 15 ही नंबर क्यों आए? आपने रिवॉल्यूशन का फॉर्म डाला, रिवैल्यूएशन का फॉर्म डाला कि ठीक है रिवेल करवा लेते हैं, तो रिवेल के फॉर्म के बाद आपके 5 नंबर और बढ़ गए। हो सके तो किसी बच्चे की बदकिस्मती जो 5 नंबर घट गए, तो क्या हुआ? तो आप मैं अब भी मेरे 20 ही रह गए, फिर 14 नंबर कहां गए वो? स्टार्क ग्रोथस ड्रेपर ने तो ये बताया कि आपने 34 नंबर पूरा पढ़ा है, सिर्फ आपके पढ़ने तक बताया। उन्होंने एग्जाम में क्या हुआ ये अभी तक नहीं बता पाए। इस एग्जाम में क्या हुआ, कितने मार्क्स आपके आए, इसको बताया स्टार्क और आइंस्टीन ने। ध्यान समझ में आया? अब देखो, इन्होंने कहा ठीक है, तो ये बाकी के बचे हुए जो 20 नंबर जो आपके बढ़ गए हैं रिवैल्यूएशन में, 14 नंबर कहां चले गए? इस 14 नंबर की व्याख्या कौन करेगा? इस 14 नंबर की व्याख्या स्टार्क आइंस्टीन ने की। अरे बेटे, अब हो सकता है आपकी हैंडराइटिंग खराब हो सकता है आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो सकता है किसी बेकार एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी चली गई हो चेक होने के लिए। इसमें आपकी मिस्टेक कहां तक है? जहां तक आपको हो सकता है आपसे गलतियां हुई हो, कुछ आप सोच कुछ रहे हो, लिख कुछ रहे हो, सिलेबस से बाहर टॉपिक आ गया है,
तो ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व होते नहीं है। तो स्टार काइस्टीन ने कहा केवल वे ही अभिकारक, केवल वे ही अभिकारक, अभी 5 मिनट बाद, ठीक है अभी रिकनेक्ट हो रहे हैं वापस 2 मिनट बाद।